अब सबसे पहले समझते हैं कि रोबोट होता क्या है। आसान भाषा में देखें, कोई भी एक मशीन जिसको हम अपने हिसाब से चला के अपने तरीके का काम निकलवा सकें, वो एक तरह का रोबोट होता है। बट इसको चलाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग DOF भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, मानते हैं किसी एक कमरे में हम लोग हैं जिसमें 3 दरवाजे हैं। अब आप इस 3 दरवाजे में से किसी में से भी आप गेट खोल के बाहर जा सकते हो। बट अगर कोई एक आदमी आपसे आगे कहे, जो घर का मालिक है, कि ये गेट बंद है या फिर इस गेट को छोड़ के तुम किसी भी दरवाजे से चले जाओ, तो उसने क्या किया, आपके ऊपर एक तरह का कंस्ट्रेंट लगा दिया कि हैं तो 3 दरवाजे, बट तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास नेचुरली 2 चॉइसेस बचेंगी कमरे से बाहर जाने की। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई? 2 हुई। भले ही 3 तरीके थे कमरे से बाहर निकलने के, बट एक कंस्ट्रेंट था आपके पास कि आप इस दरवाजे को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बचा। इसी तरह रोबोट्स में क्या होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, बट उसमें कुछ हम लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं ताकि मनमानी मोशन ना हो, मोशन हो जैसा कि हम चाहते हैं। उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जो बचता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि यहाँ पे तुमको हम फ्रीडम दे रहे हैं कि जा सकते हो, इस डायरेक्शन में जा सकते हो और इसमें नहीं जा सकते हो। ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आगे चलते हैं। बॉडीज़ अलग अलग डायमेंशन में बिछी हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई 2D फिगर की बात कर रहे हैं हम लोग कि एक प्लेन में है। हो सकता है कोई स्पेशियल बॉडी है जो कि इसी तरह 3D स्पेस में ओरिएंटेशन और रोटेशन वगैरह पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब इस 3D बॉडी को, जो 3D स्पेस में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशियल पोजीशन कहते हैं। और जो एक 2D फिगर हम लोग बनाते हैं किसी प्लेन में, किसी पन्ने पे, किसी ब्लैक बोर्ड पे, उसे हम लोग कहते हैं प्लेनर। तो किसी प्लेनर ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। वो प्लेन में या तो x डायरेक्शन में जाएगा, या तो y में जाएगा, या तो उसी के अबाउट रोटेट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना कर सकता है। सिमिलरली 3D में हम लोग के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और इनके अबाउट पे हम रोटेट कर सकते हैं। अब इन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का यूज़ करते हुए 6 अलग अलग तरीके के जॉइंट्स बनाए गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आएंगे। इसमें रेवोल्यूट जॉइंट, प्रिज्मेटिक, हेलिकल, सिलेंड्रिकल, यूनिवर्सल और स्फेरिकल होते हैं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इनके पहले अक्षर से R, P, H, C, U और S। अब इनकी वर्किंग देखने के लिए इनके फिगर से हम समझ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ घूम सकते हैं एक पॉइंट पे, कुछ ऐसे हैं जो आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक हेलिकल की, मतलब ऊपर भी जाते रहेंगे और घूमते भी रहेंगे, नीचे भी आते रहेंगे और घूमते भी रहेंगे। उसके अलावा सिलेंड्रिकल होता है जो रोटेट भी करेगा एक पॉइंट के अबाउट और ऊपर नीचे भी आएगा। और यूनिवर्सल होता है, स्फेरिकल होता है जो जिसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब जब हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ लिया, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ चलते हैं। ग्रूबर्स फार्मूला, ये क्या होता है? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हम लोग चलते हैं ग्रबलर्स फार्मूला पे। अब ये होता क्या है? मान लेते हैं कोई एक मैकेनिज़्म है। अब मैकेनिज़्म काफ़ी सारे जॉइंट से मिलके बना होता है, काफ़ी सारे अलग अलग उसमें शेप्स वगैरह का यूज़ होता है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, देख के सीधे नहीं बताया जा सकता। उसके लिए इन्होंने, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एक फार्मूला लिखा। फार्मूला में था कि n लिंक्स हैं आपके पास, n लिंक्स। अब लिंक्स क्या होती हैं कि अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब DOF के बाद हम देखते हैं ग्रबलर्स फार्मूला क्या होता है। इसके लिए पहले समझेंगे लिंक्स क्या होते हैं और जॉइंट्स क्या होते हैं। अब आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी है जो बीच में से मुड़ नहीं रही है, वो स्ट्रेट है या फिर रिजिड बॉडी है। वो पूरा का पूरा हाथ, जैसे अगर ये मेरा हाथ है तो ये पार्ट कहीं से मूव नहीं कर रहा है। जो मूवमेंट आती है वो जॉइंट्स के थ्रू आती है। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे 2 लिंक्स आपस में जुड़े होते हैं। लिंक्स कोई भी एक सीधा डंडा हो सकता है आप कह लो, या कोई भी एक रिजिड बॉडी जो आपस में नहीं रिलेटिव मोशन, अपने ही पार्टिकल्स में रिलेटिव मोशन दिखा रही है, वो स्थिर रहती है। जो मूवमेंट आता है वो आता है जॉइंट्स की वजह से। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे 2 लिंक्स जुड़ती हैं, 2 से ज़्यादा भी जुड़ सकती हैं, बट बेसिकली जॉइंट्स वहीं होते हैं जहाँ पे कि 2 लिंक्स को जॉइन किया जाता है। अब इसको लिंक्स को हम डिनोट करेंगे N से, जॉइंट को हम डिनोट करेंगे J से। अब ग्रबलर
एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया, उनके हिसाब से, और ये काफ़ी ज़रूरी फार्मूला इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स होते हैं जिनको हम देख के नहीं बता सकते कि इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। इसके लिए हमें उसका लिंक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, कितनी लिंक्स हैं, कितने जॉइंट्स हैं, ज़मीन से जुड़े हैं कि ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम निकालते हैं इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बेसिकली m की वैल्यू होती है 3 प्लेनर के लिए, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक रिजिड बॉडी का माना जाता है प्लेन में। स्पेशियल के लिए होती है 6 m की वैल्यू। अब लिंक्स मान लेते हैं n है। अब हमें ग्राउंड को भी एक तरह का लिंक मानना है, तो टोटल किसी बॉडी में अगर n लिंक हैं तो ग्राउंड को लेके कितने हुए, n+1, ठीक है। अब इनके हिसाब से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, अगर आपको वो निकालना है तो जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स हैं कि इस दरवाजे से मत जाओ, उस दरवाजे से मत जाओ, उसको माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ दरवाजे से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या आया, m ब्रैकेट में n-1 माइनस समेशन ऑफ ci। अब इसको हम लोग ci को लिख सकते हैं m-f1। ये फार्मूला धीरे धीरे सिंप्लीफाई होके आ जाता है m ब्रैकेट में n-1 माइनस j प्लस fi। अब ये फार्मूला आपके स्क्रीन पे आ गया। इसमें कुछ लोग को ये डाउट होगा कि इसमें n-1 तक तो समझ में आया, बट ये j कहाँ से आ गया। अब j यहाँ से आ गया कि जो हम लोग समेशन कर रहे थे ci, उसकी जगह हम लोगों ने रिप्लेस किया m-fi को। अब m क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको दी रहेगी क्वेश्चंस में। अब m कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम लोग j बार, जितनी बार भी हम लोग सम कर रहे हैं उतनी बार m प्लस कर रहे हैं, तो m टाइम्स m को हम लोग j टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो m इंटू j। तो उसी m को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो n-1 के साथ j आ गया। mj एक वैल्यू थी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में, तो m हम लोगों ने कॉमन ले लिया, प्लस सम करने वाला पार्ट सिर्फ था fi, उसको हम लोग समेशन कर रहे हैं। अब ये ट्रू तभी होगा, ये ग्रबलर्स फार्मूला ट्रू तभी होगा जब जितने भी जॉइंट कंस्ट्रेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं कि दो दरवाजे आपस में चिपके हुए हैं तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि एक ही है। मतलब हम लोग इस चीज़ को तभी वैलिड और ट्रू होल्ड कर सकते हैं जब सारे दरवाजे अलग अलग हैं, सारे कंस्ट्रेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम और ग्रबलर्स फार्मूला। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि फिगर आ रही है आपके स्क्रीन पे, उसमें हम लोग देखते हैं लिंक्स कितनी हैं, k लिंक्स हैं, बट ग्राउंड को जोड़ दें तो एक और लिंक आ जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी k+1 लिंक्स टोटल। और जॉइंट्स कितने हैं इसमें, k नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, और जितने भी जॉइंट इसमें हैं वो रेवल्यूट हैं। रेवल्यूट जॉइंट्स का खासियत क्या होता है कि एक ही जगह पे गोल 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 घूमते हैं, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हम लोग टेबल में देखे थे 1 होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग फार्मूला लगाएंगे 3 ब्रैकेट में k+1। ये क्या था, k+1 था n की वैल्यू। अब इसमें से एक -1 करेंगे जैसा फार्मूले में था, और जितने भी जॉइंट्स की वैल्यू थी वो भी k ही थी, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। अब क्योंकि fi की वैल्यू सम करने के बाद कितनी आ रही है, k आ रही है। क्यों, क्योंकि रेवल्यूट जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा इस फिगर का। जल्दी से आते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, सी स्पेस क्या होता है, टास्क स्पेस क्या होता है, और वर्क स्पेस क्या होता है। अब सबसे पहली बात, एक रोबोट को 3D में देखा जाए, इस दुनिया में देखा जाए तो कितने तरीक़ों से बिछाया जा सकता है, उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं कि ये आर्म इतना खुला है, एक पॉइंट पे इतना बंद है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन हो सकती है किसी एक रोबोट की, जिसमें 2-3 जॉइंट्स मान लेते हैं लगे हुए हैं। तो उन सब का एक जो मैट्रिक्स बनता है, जो कि वो मैट्रिक्स पूरा इंक्लूड करता है हर एक कॉन्फ़िगरेशन को उस रोबोट की, वो होता है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। वो स्पेस में सारी एक कॉन्फ़िगरेशन रोबोट की आ जाएगी। उसके बाद टास्क स्पेस और वर्क स्पेस, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। अब टास्क स्पेस में सीधी बात, टास्क हमें मतलब है कि हमें इस इलाके में काम चाहिए, इतने स्पेस में हमें काम चाहिए, हमें नहीं मतलब तुम रोबोट कहाँ से ला रहे हो, कैसे कंट्रोल कर रहे हो। हमारा एंड पॉइंट पे क्या मैटर करता है, टास्क मैटर करता है। तो ये टास्क स्पेस है कि इस एरिया में हमें टास्क चाहिए। अब वर्क स्पेस क्या है, वर्क स्पेस है कि हम
जो इफेक्टर होता है, एंड इफेक्टर होता है, लास्ट पॉइंट जो होता है रोबोट का, जो फॉर एग्जांपल ग्रिपर है, या उसका एक रोबोटिक आर्म है जिसकी एक दो फिंगर्स है जिन्होंने किसी चीज़ को क्लच कर रखा है आपस में। तो वर्क स्पेस क्या है कि इस पेन को रोबोट कहाँ कहाँ ले जा सकता है, इस टूल को रोबोट कहाँ कहाँ ले जा सकता है अपने हिसाब से, वर्क कहाँ कितने एरिया में कर सकता है अपने हिसाब से, वो होता है वर्क स्पेस, जो कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि रोबोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टास्क हम लोग डिफाइन करते हैं टास्क स्पेस टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही फ़र्क है बेसिक दोनों में। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो। टास्क हमें काफ़ी ज़्यादा इलाके में चाहिए बट हमारा रोबोट केपेबल नहीं है उतना, तो दोनों चीज़ें कोलाइड नहीं करेंगी एक ही बराबर। उसके बाद हम चलते हैं कभी कभी हमें चीज़ों को मैट्रिक्स में बांधना पड़ता है। मैट्रिक्स में बांधना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक प्लेन में हो रही है, एक पन्ने में हो रही है, एक ब्लैक बोर्ड पे हो रही है, बट असली दुनिया में जब हम आते हैं तो चीज़ें 3D में होती हैं, इस दुनिया में होती हैं, जिसकी 3 अलग अलग एक्सिस है, 3 अलग अलग रोटेशन हो सकते हैं। और कभी कभी हमें चीज़ों को मैट्रिक्स के फॉर्म में, तेरा माइक मैट्रिक्स मादरचोद, कभी कभी हमें चीज़ों को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जितना एग्जांपल्स हम देखते हैं वो पन्ने पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पन्ने पे होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे होते हैं, स्क्रीन पे होते हैं, बट असली में जब दुनिया में काम पड़ता है तो चीज़ें 3D में होती हैं। एक रोबोट 3D में चलता है, दुनिया में चलता है, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलता। तो इसके लिए अगर हम लोग सिर्फ प्लेनर के हिसाब से चलें तो चीज़ें एक्सप्रेस करना आसान है, बट जब ज़्यादा डायमेंशंस बढ़ने लगते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका एक मैट्रिक्स होता है। अब किसी स्पेशियल मोशन को या वेलोसिटी को, जो भी चीज़ें 3D में हो रही है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेसिकली 6 मोटे मोटी चीज़ें चाहिए। 6 चीज़ें क्या होंगी? एक्स एक्सिस पे मोशन क्या हो रही है, वाई एक्सिस पे क्या हो रही है, जेड एक्सिस पे क्या हो रही है, और उसके अलावा जो उसकी ओमेगा है, जो उसकी रोटेशन है, एक्स के अबाउट कितनी है, वाई के अबाउट कितनी है, और जेड के अबाउट कितनी है, जिसको हम लोग कभी कभी रोल पिच याव वगैरह भी कहते हैं, बट वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें 6 चीज़ें जानना ज़रूरी है ओरिएंटेशन और पोजीशन किसी एक चीज़ का बताने के लिए इस 3D स्पेस में। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, बट इस बार हम लोग कुछ अलग करते हैं। इस एक डायमेंशन और ऊपर चल के सोचते हैं कि ये तो 3x3 की एक मैट्रिक्स तो थी ही हमारे पास, जिसमें कि हम लोग ओरिएंटेशन पोजीशन वगैरह किसी तरह निकाल ले रहे थे, बट अगर एक रेफरेंस फ्रेम भी पैक कर दिया जाए इस मैट्रिक्स में और इसको 4x4 का बना दिया जाए, तो एक रेफरेंस फ्रेम जब आ जाता है किसी चीज़ के साथ तो उसे ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट को, उस रोबोट को, उस पोजीशन को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 6 चीज़ें तो चाहिए ही, बट साथ में हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम को अटैच करते हैं और ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है 4x4 का। अब लोग कहेंगे कि ये मैट्रिक्स में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि 16 चीज़ें आ गई एक मैट्रिक्स में। 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसमें 16 वैल्यूज़ भरनी होंगी, बिल्कुल भरनी होंगी, बट हमें चाहिए सिर्फ 6। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 16 अलग अलग चीज़ें हैं इस मैट्रिक्स में लिखी हुई, उसमें से हम लोग 10 कॉन्स्ट्रेंट्स लगा देते हैं। अब कॉन्स्ट्रेंट्स का काम क्या हो रहा था, जैसे कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखें कि हैं तो 3 दरवाजे बट तुम्हें 2 ही से जाना है, तो हम लोगों ने एक कॉन्स्ट्रेंट लगाया। उसी तरह इस 4x4 मैट्रिक्स में हम लोग 10 अलग अलग तरीके के कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं और सिर्फ हमारे पास 6 इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ आती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये बिछे कैसे हैं और रोटेट कैसे हुए हैं उनके अबाउट पे, जो कि 6 चीज़ें हमें ज़रूरी है किसी एक चीज़ की पोजीशन और ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करना।